आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इतनी जल्दी टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला ड्यूक के साथ। अगर आप फैमिली यूज़ के लिए ले रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट है, आप जानना चाहते हैं कि मतलब कितना एवरेज देती है इस सेगमेंट में, 400cc सेगमेंट में, लाइक डोमिनर हो गई, R1 हो गई, और जो ये डिफरेंस क्रिएट करती है उन डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे कि TFT डिस्प्ले, क्विक शिफ्टर, स्लिपर क्लच बाय वायर, इन सब का प्रैक्टिकल यूज़ कितना है, हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मेरा रिव्यू है, जितना मैंने एक साल में चलाया है, वो कितना प्रैक्टिकली यूजेबल है। और ये कोई हेट नहीं है, बस ये है कि अपने आप अपने को समझ लें तो यार आपके पेरेंट्स पे भी बर्डन कम ही पड़ेगा। और आप अगर मेंटेन कर पाएंगे उस प्राइस रेंज में और उसी रेंज में थोड़ी सस्ती गाड़ी खरीद लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसीलिए मैं रिव्यू बना रहा हूँ और ऑनेस्टली आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को दबा लिएगा ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। तो लेट्स बिगिन। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट। सुबह के बज रहे हैं 5 और फॉग देखिए कैसा चल रहा है। मतलब वेदर सडनली लखनऊ का पूरा बदल गया है। कुछ दिनों पहले इतनी धूप पड़ रही थी और सडनली पूरा देखिए फॉग हो गया है। मतलब अच्छा खासा फॉग है और ये पॉल्यूशन की वजह से ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन पूरा ही मतलब बदल गया और ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई है। तो आई एम बैक विद अनदर वीडियो, जो कि हमारा रिव्यू वीडियो है। अगर आपने कैप्शन तो पढ़ ही लिया होगा, जो कि है 1 ईयर रिव्यू ऑफ KTM ड्यूक 390। मैंने 6 जून 2022 को ये गाड़ी ली थी। आज है 24 जून 2023। इतनी जल्दी टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला ड्यूक के साथ। सारे चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस करी एक साल में ड्यूक 390 के साथ, मतलब बहुत कुछ मैंने एक साल में एक्सपीरियंस कर लिया। इतना तो मैंने RC के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया था एक साल के अंदर, तो इतना सब कुछ मैंने एक्सपीरियंस कर लिया इस गाड़ी के साथ, जो आपके साथ शेयर करूंगा और आपको हेल्प करूंगा ये समझने के लिए कि 390 कितनी प्रैक्टिकल बाइक है आपके लिए, डे टू डे यूज़ के लिए कितनी प्रैक्टिकल है। अगर आप फैमिली यूज़ के लिए ले रहे हैं, मतलब फैमिली में कई लोग उसको यूज़ करेंगे, तो आपके लिए कैसी है ये गाड़ी। कॉलेज स्टूडेंट है, आप जानना चाहते हैं कि मतलब कितना एवरेज देती है, ये कितना मेनटेन करने में कितना कॉस्ट लगता है, ये सब अगर आपके मन में क्वेश्चन हैं तो इसका आंसर देने के लिए मैं आ गया हूँ अपने वीडियो के साथ। इस रिव्यू को मैंने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। सबसे पहले सेगमेंट में जो कंपनी इसके की फीचर्स देती है, यानी जो ये बाइक जो मतलब बाकी बाइकों से जो डिफरेंस क्रिएट करती है अपना, लाइक इस सेगमेंट में 400cc सेगमेंट में, लाइक डोमिनर हो गई, R1 हो गई, और ये सब हो गई बाइकें। उन डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकली कितना यूसेज है उनका और कितना यूज़फुल वो फीचर है। लाइक ये TFT डिस्प्ले, और हमारा आ गया क्विक शिफ्टर और स्लिपर क्लच, और इसके साथ में आ जाता है हमारा राइड बाय वायर। इन सब का प्रैक्टिकल यूज़ कितना है, हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मेरा रिव्यू है, जितना मैंने एक साल में चलाया है, वो कितना प्रैक्टिकली यूजेबल है। जो दूसरा सेगमेंट है उसमें यह है कि जो राइडिंग एक्सपीरियंस मैंने लाइक इसमें किया है, लाइक इन सब चीज़ों को हटा के जो हमारे फीचर्स है उसके अलावा जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं और प्रैक्टिकली आप डे टू यूज़ इसको गाड़ी चलाते हैं उसमें कितनी प्रॉब्लम आती है, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरे पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि मतलब एक्चुअली में इसको मेंटेन करने में कितने पैसे लगते हैं, लाइक टोटली लाइक इंश्योरेंस वाली प्रॉब्लम अगर आती है, आपकी गाड़ी ठुक जाती है तो उसमें कितने पैसे लगते हैं, क्या सीन रहता है क्लेम का, सर्विस में कितना कॉस्ट लगता है, एक्चुअल में पेड सर्विस को हटा के कितना लगता है, और टायरिंग वायरिंग का कॉस्ट और ये सब चीज़ें जो अलग से लगती है उन सब चीज़ों का क्या कॉस्टिंग होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं पहले सेगमेंट के सबसे पहले की फीचर की, जो कि आप गाड़ी कहीं पर भी लेके जाएंगे तो आपकी गाड़ी सबसे पहले कोई देखेगा तो उसकी देखेगा इतनी बड़ी स्क्रीन, जिसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा बैजिंग के साथ आता है रेडी टू रेस, और इसमें जितने भी आप फीचर्स देखेंगे, लाइक इसमें बैटरी का सब कुछ दिखाता है, वोल्टेज कितना है, डेट दिखाता है, टाइम दिखाता है, गियर दिखाता है, स्पीडिंग तो दिखाए, और मतलब इतना बड़ा सा देखिए RPM मीटर, ये सब चीज़ें दिखाता है। अगर आपका कुल स्विच ऑन है ऑफ है तो उसके बारे में दिखाता है। देखिए ऑन हो जाएगा तो दिखाएगा, साइड स्टैंड लगा हुआ है इसलिए ऑन नहीं दिखा रहा है, ऑफ़ कर देंगे तो देखिए ऑफ हो जाएगा, कुल स्विच ऑफ है। और ट्रिपिंग का 1 है, 2 मीटर है। और इसके आप प्रैक्टिकल यूज़ की बात करें तो अब डे टू यूज़ में इसमें फ़ीचर तो देखिए बहुत है, लेकिन इसके 3 की फीचर्स है जो सबसे ज़्यादा कोई यूज़ करता है, जो मैं यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा, वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। जैसे आप मान लीजिए फ़ोन कनेक्ट कर देते हैं अपना, तो आप फ़ोन एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं आराम से। गाड़ी चलाते समय ही आराम से गाना सुन रहे हैं आप, बढ़िया हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से गाना स्विच कर सकते हैं इजीली, अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। लाइक गाड़ी चलाते समय गाने सुन सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, सब चीज़ें। तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ है इसका। और दूसरा जो सबसे प्रैक्टिकल यूज़ है इसका, वो है आपका क्विक शिफ्टर ऑन एंड ऑफ। क्योंकि जब आप जैसे मान लीजिए हाईवे पे चला रहे हैं गाड़ी और सडनली बीच में ट्रैफिक आ गया और बहुत ज़्यादा, तो आप ये बेनिफिट होता है कि आप आराम से क्विक शिफ्टर को ऑफ कर सकते हैं और ईजिली आप
लाइक ट्रैफिक में गाड़ी चला सकते हैं या सिटी के अंदर चला सकते हैं, क्योंकि केटीएम सीधे सीधे क्लेम करता है कि ये जो आपका क्विक शिफ्टर है जो इसमें दिया है वो 7000 आरपीएम के ऊपर ही काम करता है अच्छे से, यानी हाईवे पे और अच्छी स्पीडिंग जब आप करेंगे, और हाईवे पे इतनी अच्छी स्पीड आपको मिलेगी कॉन्स्टेंट, तो वहीं पे ही है अच्छे से काम करता है। सिटी के अंदर थोड़ा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार काम करता है, अच्छा काम करता है, लेकिन आपको यूज टू होने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं 1 साल मतलब मैं हो चुका है इस गाड़ी को चलाते हुए, तो अभी मैं इतना यूज टू नहीं हुआ हूँ इस गाड़ी के, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है यूज़ करने में, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ है अभी इतना, लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती अभी तक। क्विक शिफ्टर कुछ भी ऐसा ख़राब नहीं हुआ है, कोई भी पार्ट वार्ट कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है, तो ये सब चीज़ें बेस्ट। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर एबीएस ऑफ और ऑन करने का सिस्टम है, और ऑफ करने से सिर्फ रेयर टायर ही ऑफ होता है, मतलब एबीएस ऑफ होता है, जिसका ये फ़ायदा होता है कि जैसे मान लिया आप सिटी के अंदर जा रहे हैं और कट वट मारते ओवरटेक कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल लाइक टाइट ग्रिप चाहिए, मतलब ब्रेक पे, तो वो हेल्प करता है आपका एबीएस रेयर ऑफ करने का, जो कि हमारा है सुपर मोटो मोड। से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एबीएस का ऑप्शन दे दिया है, ये ऑन एंड ऑफ वाला सिस्टम दिखाता है, तो ये है इसका एक प्रैक्टिकल यूज़। और स्क्रीन की बात कर लूँ मैं तो ये इतनी ब्राइट है कि मतलब आप धूप में भी अगर इसको चलाएंगे और डायरेक्ट सनरेज आपके पीछे और इस पर पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको दिखने में बिल्कुल ईजिली। और रात जब हो जाती है, देखिए अगर यहाँ पे मैं हाथ रखता हूँ, ये देखिए नाइट हो गया, और ये सेंसर बहुत अच्छे से काम करता है, और ये ब्लैक वाला तो मुझे बहुत ही पसंद है, थीम बहुत ही कूल लगता है ये, तो अच्छे से सब कुछ आपको दिखता है। देखिए यहाँ पे ये भी दिखता है कि आप एबीएस आपका किस मोड पे, ये सब चीज़ें दिखता है। अगर यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर क्विक शिफ्टर का भी दिखाते ऑन है कि ऑफ है, तो भी अच्छा थोड़ा प्रैक्टिकल यूज़ हो सकता था। तो अगर मैं ओवरऑल इस स्क्रीन को रेट करूँ 10 आउट ऑफ में, तो पूरी तरीके से 9 दूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम करती है और इसका प्रैक्टिकल यूज़ बहुत है। मतलब पहली बात तो कैची है ही, और इसके सारे फीचर जो आप यूज़ करते हैं बहुत ही बेनिफिशियल हैं डे टू डे लाइफ में भी, आप रोज़ इसको यूज़ करेंगे। जो लोग लाइक ऐसे ही चलाते हैं गाड़ी, उनके लिए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लाइक मैं हूँ, मैं प्रोफेशनली थोड़ा करता हूँ सिटी के अंदर, मैं देखता हूँ कि हाँ मुझे कैसी ड्राइविंग चाहिए, तो हाँ इसके लिए यूजेबल होता है। तो आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, जो कि है हमारा क्विक शिफ्टर विद ऑटो ब्लिपर, मतलब दोनों इसके अंदर बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर इसके अंदर होता है, और ये है स्लिपर क्लच के साथ। तो ये फीचर जो गाड़ी देती है ये बहुत ही मतलब बहुत ही बेनिफिशियल है, और मतलब 400 सीसी सेगमेंट में ये फीचर किसी भी बाइक में आता ही नहीं है, मतलब इन सब चीज़ों के साथ, और आता भी है तो जिसमें सिर्फ यानी सिर्फ अप शिफ्ट होगा, डाउन शिफ्ट नहीं होगा, ये सब चीज़ें ऐसे हैं। पहली बात तो ये आपकी जो बाइक की लाइफ है वो बढ़ाता है, मतलब इंजन को बहुत ज़्यादा लाइक प्रोटेक्ट करता है रेविंग से, एक्स्ट्रा रेविंग से, पीछे वाले रेयर टायर को लॉक करने से, और इन सब चीज़ों से। और ब्रीफली अगर मैं बात करूँ, अगर थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, तो एक्जैक्टली स्लिपर क्लच क्या करता है कि जैसे मान लीजिए आप हाई गियर टू लो गियर पे, और आप गाड़ी की स्पीड बहुत अच्छी खासी है, तो लो गियर पे आते हैं, तो आपने कभी फील किया होगा, जो लोग विदाउट स्लिपर क्लच आपने यूज़ किया होगा, जो सडनली आप गियर नीचे करते हैं तो एकदम से झटका पड़ता है, जो वो झटका होता है ना, उससे गियर को लाइक झटका पड़ता है, गियर के टीथ टूट सकते हैं, या तो इंजन के स्ट्रोक पे भी दिक्कत आ सकती है। तो ये सब चीज़ों पे हेल्प करता है, जिससे ये होता है कि जो रेविंग होती है वो अवॉइड कर देता है। वो तो मैकेनिकली अगर वो चाहते हैं एक्सप्लेन करना तो कमेंट में करिएगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। फीचर ये भी है इसका कि जब ये रेविंग को कंट्रोल करता है, तो जैसे मान लिया आप जब लो गियर पे शिफ्ट होते हैं, तो आपने एक चीज़ देखा होगा, पीछे वाला टायर 1 सेकंड के लिए लॉक हो जाता है, तो वो कभी कभी स्किड कर सकता है आपका टायर, ये प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ को भी ये अवॉइड करता है। एक बेनिफिट और है, जो कि ये एवरेज बहुत ज़्यादा ही इंप्रूव कर देता है, मतलब अच्छा खासा, अगर आपको प्रॉपर यूज़ करना आता है इसको, क्योंकि मैंने 1 साल में इसको चलाते चलाते ये फील किया है कि इसको यूज़ करना लाइक हैबिट में डालना पड़ता है, क्योंकि आप जब मतलब अचानक से क्विक शिफ्टर वाली गाड़ी यूज़ करते हैं, बेसिकली नॉर्मली यूज़ करेंगे हमेशा, तो क्विक शिफ्टर के साथ जब गाड़ी यूज़ करेंगे, कम से कम आपको 1 साल लग जाएगा अच्छे से इसके फीचर को यूज़ करने में, क्योंकि इसमें क्लच का यूज़ नहीं करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं 1-2 महीने तो मैंने इतना क्लच यूज़ किया था, क्योंकि आदत की पड़ी होती है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत हैबिट डालने में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन बाकी ये फीचर अगर मैं क्विक शिफ्टर को रेट करूँ तो 10 आउट ऑफ 8 दूंगा। इस वजह से पॉइंट इसलिए काटूंगा इसके, क्योंकि कभी कभी ये लो स्पीडिंग में फंसता है और हाई स्पीडिंग में भी हल्का हल्का फंसता है, जो इशू होता है। लेकिन देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के साथ थोड़े बहुत तो ग्लिच आते ही हैं, तो लेकिन एज ए बहुत परफेक्ट काम करता है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब तीसरे की फीचर की बात करूँ, राइड बाय वायर, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। क्यों? क्योंकि मेरी आरसी मेरे पास थी, मैं आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये राइड बाय वायर से ये बेनिफिट है कि इसमें तार नहीं होता है, डायरेक्ट सेंसर से ही थ्रॉटल कंट्रोलिंग होती है, तो कभी भी आपका वायर टूटने का डर नहीं होता है, जो कि आरसी में मेरा कई बार ऐसे टूट चुका है कि मैं कहीं जा रहा हूँ राइड पर, एकदम से तार टूट गया और बहुत दिक्कत होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये इसका एक की फीचर है, जिससे मतलब आप आराम से थ्रॉटल को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये है कि लो एंड में आपको बता देता हूँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, इन द सेंस आप 40 के नीचे चला रहे हैं और लो गियर्स में चला रहे हैं, तो थोड़ा बहुत लाइक रिस्पॉन्स इसका थोड़ा सा डिले, लाइक
कुछ माइक्रो सेकंड्स का डिले है, लेकिन वो फील हो जाता है, आप चलाएंगे तो फील होगा, लेकिन एज एफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हैबिट के ऊपर है, आप धीरे धीरे हैबिट में लाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर देखा जाए तो वायर के टूटने के डर से बेटर है कि तो आप राइड बाय वायर का फीचर बहुत ही बेस्ट है। तो इसको भी अगर मैं रेट करूँ तो 10 आउट ऑफ 8 दूंगा। 2 इसलिए काटूंगा क्योंकि वो डिले थोड़ा बहुत रिस्की भी होता है। जैसे मान लिया आप साइड में गाड़ी खड़ी हुए हैं और आप रोड क्रॉस कर रहे हैं गाड़ी के साथ और लो स्पीडिंग पे कर रहे हैं, तो कभी कभी आपको एक्सेलरेशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो कहीं ना कहीं एक डिले के चक्कर में एक्सेलरेशन लो हो जाता है। लेकिन इतना नहीं है, हैबिट की बात है, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो ओवरऑल अगर इन 3 की फीचर्स की जो KTM को मतलब अलग करता है बाकी बाइकों से, तो 3 की फीचर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप इन 3 फीचर्स को देख के गाड़ी ले रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये फीचर्स पहली बात तो किसी गाड़ी में मिलेंगे नहीं, और जो KTM सर्विस प्रोवाइड करता है इन फीचर्स को लेके और इस गाड़ी को लेके बहुत ही अच्छे है। उसमें तो मैं आपको 10 आउट ऑफ 9 दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, KTM वाले तुरंत सर्विस करके देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको फिक्स करके देते हैं। और फिलहाल वैसे इन तीनों चीज़ों में ना डिस्प्ले में आज तक कोई ग्लिच आया है, ना आपका इसमें तो कभी आया ही नहीं है, राइड बाय वायर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही क्विक शिफ्टर में आई है। क्विक शिफ्टर में थोड़ा बहुत ये होता है कि कभी कभी लाइक अटकने लगता है, अटकने इस सेंस ये नहीं कि वैसे अटकता है, लेकिन मतलब गियरिंग हार्ड हो जाती है, वो भी थोड़ा बहुत सही हो जाता है कुछ टाइम यूज़ करने के बाद। और जो स्क्रीन में बस एक प्रॉब्लम ये कभी कभी आती है, इसमें अपडेट वाला सिस्टम है क्योंकि सॉफ्टवेयर है, तो देखिए माई राइड वाला देखिए ऑप्शन चला गया है, वो अपडेट कर देते तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। सो मैं अब आपको शेयर करूंगा अपना राइडिंग एक्सपीरियंस, और राइडिंग एक्सपीरियंस में मतलब लाइक 1 साल में मुझे क्या थोड़ी बहुत इसमें कमियां लगी और क्या क्या थोड़ी बहुत चीज़ें फ्लॉज लगी, उन बारे में डिस्कस करूंगा। और अगर आप ड्यूक 390 बाय कर रहे हैं नई या सेकेंड हैंड, तो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, इन सब चीज़ों को मैं इस सेगमेंट में कंप्लीट करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल है, फैमिली यूजेबल है कि नहीं। अगर आप लाइक दिन भर इसको चलाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए कैपेबिलिटी है कि नहीं इसको लाइक हैंडल करने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। तो इसके आगे आप इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप फैमिली यूज़ में ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप ये गाड़ी ले रहे हैं और आपकी फैमिली में भाई चलाएगा, पापा चलाएंगे, आप चलाएंगे, तो ये प्रैक्टिकली यूजेबल है कि नहीं उस गाड़ी के लिए। तो मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि अगर आपके फादर यूज़ करेंगे इसको, तो मैं कहूँगा आप ना लिएगा इसको, कोई और बाइक ले लीजिएगा या RC ले लीजिएगा, वो ले लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर है इसके नहीं, क्योंकि इसका जो लाइक सस्पेंशन है वो थोड़ा हार्ड साइड पे है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये 170 और ये सब जब टच करती है, तो अगर इसका सस्पेंशन अगर सॉफ्ट होगा तो ये बम्प देगी और जिससे राइडर उछल सकता है, गिर सकता है, या गाड़ी का बैलेंस खराब हो सकता है। इसीलिए इसके सस्पेंशन थोड़े हार्ड होते हैं। तो दिक्कत ये है कि जब मैंने इसको 1-2 महीने चलाया था, तो इसकी पोजीशन अगर मैं बैठता हूँ इस पर, तो ये पोजीशन बिल्कुल अपराइट होती है। अपराइट से प्रॉब्लम ये है अब कि जब आपका अचानक से जैसे मान लीजिए जर्क पड़ता है, आपके जैसे स्पीड ब्रेकर आ गया और कुछ आ गया, जर्क पड़ता है, तो आपकी स्पाइन में डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, जिससे दिक्कत ये है कि आपकी पीठ में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके फादर एक एज पे आ चुके हैं तो भी उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अच्छा खासा जर्क देती है, मैं बता दूं। अगर आप कंपेयर करेंगे स्प्लेंडर से, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, स्प्लेंडर टोटली नॉर्मल बाइक है और उसका वेट इतना नहीं होता, उसका सस्पेंशन भी उसी हिसाब से उसके वेट के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ये गाड़ी वेट में भी ज़्यादा है। और एक तो स्पीड की बात है, वो ये 170 टच करती है, वो 100 भी टच करने में थोड़ा जान लगा देती है, तो इस वजह से उस अकॉर्डिंग के सस्पेंशन है। कभी इतना नहीं करता है, लेकिन हाँ आपके फादर को ज़रूर दे सकता है, क्योंकि एक एज की बात होती है। हम लोग तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हैबिचुअल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपके फादर को दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप बाय कर रहे हैं फैमिली में, तो एक बार सोच के लिएगा, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार फादर को राइड करवा के देखिएगा, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। वरना ये मेरा प्लस पॉइंट था जो मैं बताना चाहता था। तो आते हैं दूसरी चीज़ पे, जो कि है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। मैं आगे दिखाता हूँ आपको उधर साइड से। इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखिए बहुत कम है, और ये जो आप प्लास्टिक देख रहे होंगे, ये प्लास्टिक इसीलिए लगी हुई है क्योंकि ये हमेशा टच करती है ज़मीन को। लाइक अगर जैसे मान लिया आपका स्पीड ब्रेकर है और आप जा रहे एकदम से, और बीच में एक स्पीड ब्रेकर आ गया और आप अच्छी खासी स्पीड पे है, तो ये टच कर सकता है, क्योंकि ये करता है सस्पेंशन। अगर जैसे मान लिया आगे वाला लड़ा, ठीक है, स्पीड ब्रेकर से आप स्पीड में, तो नीचे पुश करता है हल्का सा, और पुश करता है तो इसका ये नीचे है, तो ये कभी कभी टच कर जाता है। मुझे एक प्रॉब्लम लगी इससे, मुझे लगा था कि ड्यूक 390 से अच्छा खासा ट्रैवल करूँगा तो थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी कर पाऊंगा, लेकिन एक बात बता सकता हूँ, इससे ट्रैवल बहुत आराम से आप कर सकते हैं RC के कंपैरिजन में बहुत अच्छे से, लेकिन इसमें आप ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये RC से भी ज़्यादा नीचे है। RC में टच नहीं करता है, कई जगह मैंने देखा है जहाँ पे मैं लेके जाता हूँ एक जगह से कई जगहों से, तो RC टच नहीं करती है, ये टच कर जाती है। और सच बताऊँ RC से मैं ज़्यादा अच्छी ऑफ रोडिंग कर लूँगा इससे, तो इतना डिफरेंस है। तो ये बात समझ लिए, अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते हैं, तो सोच लिएगा कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और बाई चांस कहीं ज़्यादा अच्छे से हिट कर गया तो क्या पता आपका इंजन भी डैमेज हो सकता है। तो तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं इसके, ये कि हीटिंग। पहली बात तो ये 400 सीसी की गाड़ी है, तो आपको फैक्ट बता देता हूँ, कोई भी गाड़ी आप 400 सीसी के ऊपर लेंगे, 400 लेंगे, तो वो हीट करेगी ही करेगी। ऊपर से प्लस ये नेकेड है, तो नेकेड में ये है कि जैसे मान लिया आप ऐसे बैठते हैं,
तो ये देखिए इंजन अच्छा खासा आपके थाई पे आता है। तो एक दिन मैंने क्या बेवकूफ़ी करी थी कि मैं शॉर्ट्स पहन के और चप्पल पहन के इसको चलाने लगा था, और इतना हीट फेंक रहा था कि आप मानेंगे नहीं, मैं गियर तक नहीं लगा पा रहा था। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, और एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम नहीं है, देखिए हर गाड़ी हीट करती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। क्योंकि अगर आप जैसे मान लीजिए इतनी हीट बेयर नहीं कर पाएंगे तो ना लिए, जैसे मान लीजिए किसी की स्किन हीट सेंसिटिव होती है, ये सब होता है, तो अगर आप इतनी हीट बेयर नहीं कर सकते हैं तो आप इस गाड़ी को ना लीजिएगा, क्योंकि ये अच्छी खासी हीट प्रोवाइड करती है। चौथे पॉइंट पे जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वही राइड बाय वायर और क्लच का एक इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या मतलब, वही डिले वाली बात है कि मैं अभी इतना हैबिचुअल नहीं हुआ हूँ। और जैसे मान लीजिए जो लोग बिल्कुल नए राइडर है, जिसकी मतलब बिल्कुल फर्स्ट बाइक है ये, या तो फिर वो लोग डायरेक्ट 100 सीसी से इस पर स्विच कर गए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये थोड़ा डेंजरस मामला है। क्योंकि इसका जो क्लच का डिले है, जैसे मान लीजिए आप गियर शिफ्ट करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आप जब पिकअप लेते हैं तो राइड बाय वायर को लो एंड में चलाने में दिक्कत होती है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आप जैसे धीरे धीरे एकदम से गाड़ी खड़ी है, जैसे आप क्रॉस कर रहे हैं रोड और क्लच का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्लच भी थोड़ा बहुत डिले दे देता है। डिले नहीं मतलब वही एक्सेलरेशन से थोड़ा डिले पड़ता है, जिससे माइक्रो सेकेंड का ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन देखिए माइक्रो सेकेंड में ही कांड होते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये थोड़ा रिस्की होता है। जब तक आप हैबिचुअल ना हो, ओवरटेकिंग की कोशिश ना करें, ज़बरदस्ती गाड़ी को इधर उधर कहते नहीं कटिंग ना करें, क्योंकि अगर एक बार भी ऐसे नहीं होता, झटका लगता है और गाड़ी बंद हो जाती है। मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है इस गाड़ी के साथ। बस किस्मत अच्छी है कि कहीं गाड़ियों के बीच में नहीं हुआ है, मतलब अलग से हुआ है जैसे कर रहा हूँ मैं। तो ये बहुत सीरियस पॉइंट है, और आपने कभी भी स्लिपर क्लच और ये सब यूज़ नहीं किया है तो माइंड में रखिएगा। ये मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये आपकी सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ। बहुत ही कैजुअलिटी ला सकता है, ये कभी कभी दिक्कत हो सकती है। और वैसे ये कोई इशू नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये इशू नहीं है। बस ये कि हैबिचुअल की बात है। मैंने खुद भी पर्सनली कभी कोई शिफ्ट वाली गाड़ी इतनी नहीं चलाई है, तो अब धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस हो रहा है यही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप माइंड में रखें इस गाड़ी को चलाते समय। विंड ब्लास्ट इस गाड़ी पे बहुत तगड़ा पड़ता है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत ही तेज़ पड़ता है। आप सोचे स्प्लेंडर रेंडर चलते पैसे चलाते हैं तो यार उतनी हवा पड़ेगी नहीं, बहुत ज़्यादा उससे पड़ती है। क्योंकि देखिए इसका एक तो एरोडायनेमिक ये है, तो हवा लड़ते ही आपके मुंह पे जाती है। कहीं से भी अगर इस पर टच करेगी तो आपके मुंह की तरफ ही जाएगी, बॉडी की तरफ ही जाएगी हवा। तो अगर आप 100 टच करते हो ऊपर, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा आपको विंड ब्लास्ट सहना पड़ता है, जो कि अच्छे अमाउंट में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये ड्रॉबैक है इसका, ये कि आपको धीरे धीरे मतलब अपने राइडिंग पोस्चर को उस हिसाब से शेप करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको पहले चलाता था तो मैं बताता हूँ बिल्कुल अपराइट होके चलाता था, लेकिन जब मैं धीरे धीरे इसको समझ गया कि हाँ इसको कैसे चलाना है, तब मैं थोड़ा हल्का बेंड होके चलाने लगा हूँ। तो इससे बेनिफिट ये होता है ना कि आपका जो विंड ब्लास्ट पड़ता है मुंह पे, वो अवॉइड हो जाएगा अगर आप हल्का सा झुक जाएंगे नीचे की ओर तब। तो अब आ जाते हैं हम 5वें पॉइंट पे, जो कि इसका है थ्रॉटल पुल। और ये आपको बहुत तगड़े से एक्सपीरियंस होगा, और ये बिल्कुल डेडली है। मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल मजाक नहीं है। जैसे ही आप इस गाड़ी के पावर को फील करेंगे ना, आपको पहले दिन से ही पता लगेगा कि हाँ यार इसका पुल बहुत ही डेडली है। मतलब आप एक्सीलेटर जैसे ही लेंगे तो इसमें ये होता है कि वही बताया मैंने, डिले होता है। तो आप फर्स्ट गियर में जैसे एकदम से एक्सीलेटर लेते हैं ना, तो ये जो डिले देता है, मान लिए 1 सेकंड कुछ का देगा और धीरे धीरे गाड़ी पिक पड़ती है, फिर रॉकेट की तरह सट से छूटती है। तो जो पुल देती है ना, एकदम से आप पीछे जाएंगे और किसी भी 390 यूज़र से बताएंगे, या शोरूम में किसी से भी सर्विस सेंटर में एक्सपीरियंस पूछेंगे, ज़रूर बताएगा भाई थ्रॉटल पुल बहुत ही गंदा है इस गाड़ी का। देखिए सीटिंग पोस्चर होता है तो नीचे बैठ जाते हैं तो इतना पुल नहीं फील होता है, लेकिन ड्यूक में आप अपराइट बैठते हैं, इतना तेज़ पुल है इसका कि आप सच में आपका हैंडल छूट सकता है और दिक्कत हो सकती है। तो कभी भी आप स्टार्टिंग में गाड़ी लिए आप सोच रहे व्हीली हीली मारने की प्रैक्टिस कर लूँ यार, ये कर लूँ वो कर लूँ, भाई बेवकूफ़ियत मत करना, वरना बहुत तगड़ा झेले जा सकते हो और बहुत दिक्कत हो सकती है। ये थ्रॉटल पुल सच में मजाक नहीं है, मैं बता रहा हूँ, हाथ छूट जाता है कभी कभी अगर आप एक्सपीरियंस से नहीं चलाएं इसको, और केयरलेसली थोड़ा सा भी आपने अपनी केयरलेसनेस दिखाई तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो थ्रॉटल पुल को हमेशा माइंड में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भाई ये सिटी के अंदर राइड करने के लिए बढ़िया है कि नहीं, या हाईवे के लिए बढ़िया है, किस जगह के लिए बढ़िया है। तो मैं आपको बता दूं, यूज़ आप कहीं पे भी करिए, सिटी के अंदर करिए या हाईवे पे करिए, हर जगह के लिए बेस्ट है। बस ये है कि ये हैबिट में डालनी पड़ेगी, क्योंकि 400 सीसी एक अच्छा सीसी जंप होता है। जैसे मान लिया आप 100 सीसी से जंप करते हैं 400 पे, या 200 से भी जंप करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो इसको यूज़ करने में प्रॉब्लम होती ही है, क्योंकि हैबिट नहीं होती है। गाड़ी परफेक्ट है सिटी के लिए, हाईवे पे तो मज़ा ही मज़ा है, लेकिन यह है कि जब तक आपको हैबिट नहीं पड़ेगी गाड़ी, तो आप कह ही नहीं सकते कि सिटी अच्छी यूज़ है कि नहीं है।
तो ये टोटली राइडर के ऊपर है कि वो कंट्रोल कर पाता है कि नहीं। सिटी के अंदर बहुत अच्छे से यूज़ कर लेता हूँ। हाईवे पे मुझे ज़्यादा डर लगता है, पता है क्यों? क्योंकि इसकी स्पीडिंग इतनी ज़्यादा है ना कि उसमें ज़्यादा डर लगता है कि ठुक सकते हैं। लेकिन सिटी के अंदर इसका कंट्रोल मुझे परफेक्ट लगता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इस गाड़ी को लेके। तो आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट में, जो कि हमारा थर्ड सेगमेंट, कि इसको मेंटेन करने में क्या कॉस्टिंग आती है, क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया। और मैं बता दूं 1 लाख के आसपास खर्च हो चुका है 1 साल में ही इसके अंदर, और अच्छा खासा। तो जिसमें इंश्योरेंस और ये सब चीज़ें इंक्लूड थी, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था और ये सब चीज़ हुई थी, तो मैं आपको बता दूं अच्छा खासा कॉस्टिंग हुई थी इसमें। देखिए मैंने मॉड्स करा के रखे हैं और ये सब कर रखा है, तो इसका मैंने अभी पैसे नहीं इंक्लूड किया। मैं सिर्फ इसमें सर्विस का पैसा बता रहा हूँ, टायर चेंजिंग का पैसा बता रहा हूँ, और एक्सीडेंट हुआ था उसमें क्या क्या पार्ट्स चेंज हुए थे उन सब चीज़ों को बता रहा हूँ। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या डे टू डे यूज़ करते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, आप सोच रहे हैं कि यार ये गाड़ी लेनी है कि नहीं, या आपका बजट कम ज़्यादा आप जानना चाहते हैं, तो ये सेक्शन आपको मिस नहीं करना चाहिए। पूरा पूरा एंड तक देखिएगा इस वाले सेक्शन को। सबसे पहले आ जाता हूँ मैं, देखिए सर्विस पे। अगर आप पेड सर्विस को हटा दें, क्योंकि पेड सर्विस को तो मैं गिनता नहीं हूँ, क्योंकि वो 3 सर्विस तक होती है, ऐसा नहीं है। अगर आप यूज़ करेंगे गाड़ी को सिर्फ 3 सर्विस तक तो रखेंगे नहीं। तो इसका ये है फंडा कि मान के चलिए आप इसकी सर्विसिंग करा रहे हैं, तो हमेशा आपको 6 महीने में 7,000 मोटा मोटा पकड़ के रखना है। क्योंकि इसके जो आगे वाले ब्रेक पैड ही है, मैं आपको बता दूं 2800 रुपये के ब्रेक हैं ब्रेम्बो के, जो कि अच्छे खासे कॉस्ट वाले। जब मैंने ही सुना था तो मुझे लगा था कि अबे यार इतने महंगे हैं। और पीछे वाला तो मैंने चेंज नहीं कराया, तो मुझे पीछे वाले का कॉस्ट नहीं पता है। इंजन ऑयल चेंज होता है तो मान लीजिए अप्रॉक्स आपके लगता है 1700 रुपये के आसपास। और क्लीनिंग वीनिंग जो होती है, चेन क्लीनिंग और ये सब मिला लेंगे, और D2 की क्लीनिंग, आगे फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर, और इंजन के अंदर जो फिल्टर होता है वो चेंज होता है, ये सब चीज़ों को बता दें, तो कहीं ना कहीं आपका 7,000 से 6,000 का बिल आ जाता है, लेबर इंक्लूडेड। ठीक है, तो अच्छी। और 390 की लेबर थोड़ी महंगी है RC 200 से इन सबसे। तो बता दूं आपको 6 महीने में, मान के चलिए अगर आप जैसे किलोमीटर पे होता है 4,000 या 5,000 किलोमीटर चला लें 6 महीने के अंदर ही, तो आपको सर्विस करानी पड़ेगी। और रही बात अगर टाइम की, अगर जैसे मान लीजिए मुझे देख लिए कि मैं तो अब मेरे पास 2 बाइकें हैं, तो मेरे पास टाइम ही रहता है, अब 6 महीने के बाद ही मेरी सर्विस होती है। तो 6 महीने पे जब मैं सर्विस कराता हूँ तो इतनी कॉस्टिंग के आसपास लग जाती है, 5-6 हज़ार रुपये लग जाते हैं। लेकिन अगर आपने इतना यूज़ नहीं किया है, जैसे मान लिए, और आपने 6 महीने आपकी ज़्यादातर गाड़ी कम ही चली है और खड़ी रही है, तो आपके ब्रेक पैड बच जाते हैं आगे पीछे, तो थोड़ी बहुत कॉस्टिंग, जैसे मान लीजिए 1 सर्विस 2 सर्विस तक चल जाते हैं आपके ब्रेक पैड, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको बस प्रैक्टिकल यूज़ में बता रहा हूँ, जो लोग मतलब बिल्कुल रन करते रहते हैं गाड़ी मेरी तरह अच्छी खासी, तो महीने में 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। तो ये प्रैक्टिकल इसके लिए रही है कि अगर आप सर्विस कराने जा रहे हैं तो 5,000-6,000 तक का पॉकेट में पैसा रखें। और रही बात अब टायर की कॉस्टिंग की, बता देता हूँ मैं। तो इस गाड़ी में मैंने 2 टायर सेट के बदल लिए और तीसरा लगा हुआ है। एक पहले से ही जो टायर लगा हुआ था मिडजलर का, वो बहुत ही रद्दी था भाई, ख़राब हो गया, साइड से उसका बल्ज आ गया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके दे सकता है, मैं आई बटन पे दे दूंगा। बहुत ख़राब हो गया था और वो मैंने क्लेम पे डाला, 3-4 महीने लग गए उस टायर को चेंज करने में। और दूसरा टायर जब आया तो वो भी ख़राब हो गया, उसमें साइड में लगा और वो पूरा फट गया। अब मैंने इसमें अपोलो अल्फा H1 लगा रखा है, जिसका रिस्पांस बहुत तगड़ा है। तो इसका कॉस्टिंग अगर मैं टायर की बात कर लूँ, 1.5 साल भर में आपको देखिए टायर बदलना पड़ेगा। वो भी मैं फिर बता रहा हूँ यूसेज के ऊपर है। आराम से आपको 10,000 के पेयर पड़ जाएंगे, उसके थोड़ा अंदर ही पड़ेगा, तो इतने का मान लीजिए। और आराम से फिटिंग विटिंग का मिला के तो इतनी कॉस्टिंग पड़ जाती है। और 1.5 साल में मान के लिए आपको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप गाड़ी इतनी यूज़ करेंगे तो हो जाता है। क्योंकि इसका देखिए जो इंजन जब आप चलाते हैं ना, तो इसका जो रोटेशन है उससे इतना टायर बर्न हो जाता है कि इस वजह से इसके टायर ख़राब हो ही जाते हैं। तो ये आपको पहले ही बता देता हूँ, ये एक रफ है। 390 को मेंटेन करने के लिए 1.5 साल में आपको टायर का खर्चा इंक्लूड करना ही पड़ता है। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि हाँ यार मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये 2 खर्चे देखिए बता रहा हूँ वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी वो इंश्योरेंस वाला तो अलग है, लेकिन ये 2 खर्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, सब कर रहे हैं, मेंटेन करना है, अगर आपके जेब में थोड़ा पैसा कम है तो मैं कह सकता हूँ कि प्लीज़ आप अवॉइड करके 250 सीसी या 200 सीसी ले लिए, उसका भी मज़ा उतना ही है। भले इस कंपैरिजन में ड्यूक 390 लेके ज़बरदस्ती आप ले लो, पेट्रोल ना डला पाओ, एंजॉय ना कर पाओ, तो यार बेकार ही लगेगा। और ये कोई हेट नहीं है, बस ये है कि अपनी अगर आप लिमिट को समझ लें तो यार आपके पेरेंट्स पे भी बर्डन कम ही पड़ेगा। और आप अगर मेंटेन कर पाएंगे उस प्राइस रेंज में और उसी रेंज में थोड़ी सस्ती गाड़ी खरीद लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसीलिए मैं रिव्यू बना रहा हूँ और ऑनेस्टली आपको ये सब बातें बता रहा हूँ, ताकि लेने के बाद आप रिग्रेट ना करें, या लेने के बाद बेचोगे यार तो पैसे आपके वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि उतने प्राइस में तो बिकेगी नहीं जितने में आपने खरीदी है। तो ये सब चीज़ें फेस कर सकते हैं आप, तो इसीलिए बता रहा हूँ। अगर आप
सच में KTM लवर है या बाइक लवर है, आप अच्छी गाड़ी चाहिए तो 200 सीसी 250 सीसी ले सकते हैं अगर आप इसको मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि RC बहुत सस्ते में मेंटेन होती है। मैं आपको बताऊं 3,000 रुपये में 4,000 में 200 सीसी आराम से लाइक सर्विस हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब आ जाते हैं हम माइलेज वाली बात पे, क्योंकि इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर कोई ये पूछता ही रहता है। तो माइलेज आपको बता दूं, अगर आप नॉर्मल इकोनॉमी स्पीड पे चलाते हैं यानी 60-70 पे हमेशा कांस्टेंट चलाते हैं तो 25-30 के आसपास का एवरेज आपको मिल जाता है, और अगर आप तेज़ चलाते हैं तो 20 के आसपास ही एक्सपेक्ट करिए। अब आ जाते हैं हम थर्ड सेगमेंट में, जो कि मेरा बहुत ही लाइक एक्सपीरियंस वाला था। मैंने भी बहुत तगड़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करी जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। कि आपकी गाड़ी जब जैसे मान लीजिए ठुक जाती है तो देखिए क्लेम वाला इशू आ जाता है, और क्लेम वाला इशू आता है तो कंपनी ज़्यादातर आपको क्लेम नहीं देने की कोशिश करती है, और ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, कोई भी आपको नहीं बताएगा। ज़्यादातर कंपनी सोचती है कि हाँ कोई ना कोई पॉइंट निकाल लो कि हाँ यहाँ पे DL नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो कैंसिल कर दो। तो ये सब चीज़ें, तो मेरा क्लेम कैंसिल हो गया था। तो 80-90 हज़ार का क्लेम था वो मेरी गाड़ी का। भैया चला रहा था, उनसे गाड़ी स्लिप हो गई थी, ये पीछे वाले उसका क्लेम हो रहा था, तो ये भी उनने तक रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो टायर की वजह से मेरा पीछे वाला अलॉय ख़राब हो गया था। क्लेम कि मतलब कम पैसे का लाइक 5,000 के आसपास क्लेम है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं अगर वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाँ नहीं देने लायक है तो। और वरना बहुत बड़ा क्लेम होता है तब तो रिजेक्ट करने की कोशिश करते ही हैं। तो हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहिए, बहुत इशू देखिए होते हैं, यही चीज़ें आपको टैकल करनी पड़ेगी। मेरे पास तो थोड़ा सपोर्ट था यार, यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाली थी, ये सब करी थी, तो उनने कर दिया था पास। वरना कई लोग बता रहे थे कि यार कभी भी क्लेम पास नहीं होता एक बार रिजेक्ट होने के बाद। ये सब देखिए पॉइंट है जो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइक खर्चे वाला सीन होता है। तो अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं और कहीं ना कहीं सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिकली रेडी रहिए कि यार कोई दिक्कत होती है तो आपको झेलना पड़ सकता है। तो ये था मेरा रिव्यू वीडियो। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, क्योंकि मैंने आपको एक एक पॉइंट मतलब बताएं अच्छे तरीके से, और कोई भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है। अगर आप ड्यूक 390 ख़रीद रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसकी कॉस्टिंग क्या है, और आपको शायद मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। यही था इस व्लॉग में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इसी के साथ बाय बाय।